आज हम लोग बात करने वाले थे आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस में कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, इसका अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। तो मुख्य बात तो कोई बहुत बताने लायक ही नहीं, लेकिन एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ रिपीटिंग है। जैसे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, इसके उत्पन्न होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शरीर को वास्तविक संकट ये पैदा हो, केवल इतना पर्याप्त है कि युक्त आशंका ये उत्पन्न हुई है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग की जरूरत आन पड़ी है। यानी सिर्फ हमला ये इस आशय से हुआ है कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह हमला किया गया है उसमें युक्त आशंका उत्पन्न हुई है कि अगर हमले का प्रतिकार न किया गया तो शरीर के प्रति कोई अपराध जन्म लेगा। अभी अपराध इनफैक्ट इन एक्चुअल वास्तविक संकट के तौर पर शरीर के लिए उत्पन्न हुआ नहीं है, केवल आशंका। आशंका का मतलब आशंका ही होता है। इससे यह अर्थ बिल्कुल नहीं लिया जा सकता कि कोई वास्तविक संकट ये उत्पन्न हो तो राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हो, यह अर्थ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कल भी हमने कहा कि प्रतिरक्षा के उस हक का कोई मतलब या प्रतिरक्षा के उस अधिकार का कोई मतलब हो ही नहीं सकता जो सिर्फ तब उपयोग में लाया जा सके जब बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत संकट वास्तव में उत्पन्न हो जाए, यानी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, उसके बाद डिफेंस का राइट आए, तो इसे डिफेंस का राइट नहीं कह सकते। क्योंकि डिफेंस के अधिकार का मतलब है 100% डिफेंस, और 100% डिफेंस का मतलब यह है कि जिस कार्य के प्रति डिफेंस की जरूरत पड़ रही है वो कार्य उत्पन्न होने की आशंका भी अगर उत्पन्न हो, यानी वो काम होना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हो गया तब कम या ज्यादा नुकसान तो हो ही जाएगा। और डिफेंस का मतलब होता है 100% डिफेंस, क्योंकि डिफेंस का मतलब आधा अधूरा डिफेंस नहीं होता। दैट इज वाई आपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा दोनों स्थितियों में यह देखा कि जैसे ही युक्त आशंका उत्पन्न हुई, बस सिर्फ इतना जरूर अपेक्षित है कि आशंका मियर एप्रीहेंशन न हो। ठीक है, केवल आशंका है ऐसा न कहा जा सके, बल्कि आशंका युक्त है। ठीक है, कानून में जो विशेषक शब्द लगे होते हैं उनका बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि विशेषक शब्द सामान्य परिस्थिति से परिस्थिति को अलग कर देते हैं। कल हमने आपको सीआरपीसी की धारा 41 का, ठीक है, उदाहरण लेकर बताया था, उस पर चर्चा सुबह भी की जब आर्टिकल 21 पर बात कर रहे थे कि इत्तिला भर नहीं, विश्वसनीय इत्तिला ये जब प्राप्त होगी तब बिना वारंट गिरफ्तार करने की ताकत ये पैदा होगी। तो कानून में ये जो विशेषक शब्द है, ये जो एडजेक्टिव लगा रहता है, इसका बड़ा मतलब होता है। और अगर देयर को ठीक से नहीं पढ़ा आपने तो आप इस विशेषक शब्द को उचित महत्व इसे देने में असफल हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो या वे एडवोकेट्स जिन्हें आप बहुत अच्छा
यानी बहुत काबिल अधिवक्ता कहते हैं, वो सिर्फ विशेषक शब्दों पर ही ध्यान देते हैं, या उन सिचुएशंस, उन परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं जो परिस्थितियां कृत्य को आपराधिक बनाती हैं। कृत्य स्वयं में आपराधिक या सुकृत्य ये नहीं होता, कृत्य की परिस्थितियां उसे आपराधिक बनाती हैं। हमने आपको पहले भी चर्चा की है कि कृत्य तो तलवार जैसा है, कृत्य तो एनर्जी जैसा है, ठीक है। एनर्जी, इसका यूज प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों के लिए हो सकता है। एटॉमिक एनर्जी से हिरोशिमा नागासाकी समाप्त भी हो गए, और एटॉमिक एनर्जी से देश में बहुत सारी परियोजनाएं, उद्योग धंधे, उनकी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। तो एनर्जी ये अपने में डिस्ट्रक्टिव है ये नहीं कह सकते, वो तो न प्रोडक्टिव है न डिस्ट्रक्टिव है, दोनों ही बातें नहीं, ठीक है। हमने एक बार आपसे नैतिक व्यक्ति है, ठीक है, और अनैतिक या दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है, इसके बीच अंतर करते हुए कहा था कि मूल रूप से इन दोनों व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं होता, मूल रूप से कोई अंतर नहीं होता। ये जो जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन्हें प्राप्त करने के ढंग में अंतर जरूर होता है, लेकिन मूल रूप से इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। और कई बार तो जो सो कॉल्ड नैतिक व्यक्ति होता है वो दुष्ट व्यक्ति की तुलना में अधिक डरपोक होता है, इसलिए उसने नैतिकता का लबादा ओढ़ लिया होता है अपनी कायरता को छुपाने के लिए। वास्तव में वो उतना ही दुष्ट होता है। शराब पीने की इच्छा है, अनैतिक व्यक्ति पी लेगा, और नैतिक व्यक्ति इसलिए नहीं पिएगा क्योंकि जन्नत में शराब के चश्मे बह रहे हैं, ठीक है। तो शराब पीने की इच्छा नहीं है ये बात नहीं है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो चाहेंगे सो हो जाएगा, ये इस एश्योरेंस पर शराब नहीं पी रहा है, ठीक है। इसमें शराब पीने की इच्छा नहीं है ये बिल्कुल नहीं है, ये भी अनैतिक व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के समान ही है। शराब पीने की इच्छा से ग्रसित है, ठीक है, लेकिन या तो समाज का भय, मर्यादा, सोशल स्टेटस, सामाजिक ख्याति, इन सब कारणों से, ठीक है, ये शराब नहीं पी रहा लेकिन शराब सुरक्षित कर रहा है। और अगर शराब पीने की इच्छा ही ना हो, ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई। हमारी शराब पीने की इच्छा ही नहीं क्योंकि वो बुरा है, ठीक है, इसलिए हम अनैतिक व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति की आलोचना भी नहीं करेंगे। अरे उसका मन पी रहा तो पी रहा, उसके परिणाम वो खुद भोगेगा, हमसे क्या मतलब। हम नहीं पी रहे तो न पीने का जो सुख है वो हमें उपलब्ध रहेगा। तो इसका एहसान समाज पर क्या कि हम शराब नहीं पी रहे, अरे भाई तुम नहीं पी रहे, बढ़िया है, मत पियो, उसका परिणाम आपको मिल रहा है। और वो पी रहा, इससे आपको दिक्कत क्या, आपको परेशानी क्या, उसका परिणाम उसे मिल रहा। इसलिए नैतिक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं होता। इसीलिए आप देखोगे समाज में सब नैतिक हैं लेकिन समाज बड़ा अनैतिक है इन टोटल। और इसके विपरीत जो धार्मिक व्यक्ति है वो नैतिक होता है ना अनैतिक, दोनों ही नहीं होता। क्यों, वो कुछ होना ही नहीं चाहता। और इसलिए वो क्या कहता है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। उसकी कोई मांग नहीं है भगवान से, उसकी कोई मांगी नहीं। हमें जैसे रखेगा रहेंगे,
विकल्प ही खत्म, हम कुछ मांग ही नहीं रहे। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि अंतर कहां पर होता है चीजों में, तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली परिस्थितियों में अंतर होता है। ठीक है, विचारों में, कृत्यों में कोई फर्क होता ही नहीं है। कृत्य अपने में निर्दोष है। यह कृत्य किन परिस्थितियों में हो रहा है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो रहा है, इसके आधार पर कृत्य के अकृत्य या सुकृत्य होने के विभाजन को निर्मित किया जाता है। ठीक है, कृत्य अपने में कुछ भी नहीं होता। तो आप जब भी आपराधिक विधि पढ़ेंगे तो आपको हमेशा उन परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए जो परिस्थितियां किसी अपराध को जन्म दे रही हैं। और अपराध कृत्य या लोप इससे जन्म लेगा, और लोप अंततः कृत्य ही है, क्योंकि लोप आपने किया, यह कब कहा जाता है, जबकि काम करने का कर्तव्य हो और न किया गया हो, तब लोप है। अगर काम करने का कर्तव्य नहीं है तो लोप नहीं है। तो अगर हमने काम नहीं किया तो अपनी इच्छा से हम जिए, अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे थे, यह कहा जाएगा। लेकिन काम करने का कर्तव्य हो और हम ना करें, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको भोजन दें, क्योंकि आप मेरे आश्रित हो और हमने आपको भोजन नहीं दिया, आप मेरे आश्रित थे फिर भी नहीं दिया, तो जानबूझकर नहीं दिया ना। जब जानबूझकर नहीं दिया तो भोजन न देने का कृत्य किया है हमने। और इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि हमने भोजन देने का लोप किया है। आपने इंटर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस इंटर में अंग्रेजी में पढ़ा होगा। उस पर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही कराते थे कि पॉजिटिव को निगेटिव बनाइए और निगेटिव को पॉजिटिव बनाइए। अर्थ नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो भोजन न देने का काम हमने किया। इसे असर्टिव वे में कहें तो कहना पड़ेगा हमने भोजन देने का लोप किया। तो लोप निगेटिव एक्ट है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन एक चीज आ गई, वेदर इट इज अ पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट, एक्ट ऑलवेज विल बी इंटेंशनल। ठीक है, कृत्य आशय पूर्वक ही होगा, कृत्य भूल से नहीं हो सकता। ठीक है, बिना आशय के नहीं हो सकता। अब जो कृत्य साशय आप कर रहे हो वो यदि विधि द्वारा प्रतिष्ठित और दंडनीय कोटि का है तो आप अपराध करते हो, ऐसा बोला जाता है। और प्रसिद्ध और दंडनीय करने का हक किसे दिया? राज्य को। और राज्य विधि को प्रतिष्ठित और दंडनीय करने की कोटि में विभिन्न बातों पर विचार करके, ठीक है, घोषित करता है। तो आप देखेंगे कि राज्य कृत्य को अपराध घोषित करने से पहले उन परिस्थितियों की घोषणा करता है सेक्शन में, जिन परिस्थितियों में उस कृत्य का किया जाना अपराध समझा जाएगा, अदरवाइज वो कृत्य अपराध नहीं समझा जाएगा। जैसे उसने क्या कहा, दूसरे की सम्मति के बिना, दूसरे की सम्मति के बिना उस संपत्ति को जिसका कब्जा दूसरे के पास है, ठीक है ना, दूसरे की सम्मति के बिना ऐसी संपत्ति जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति की कोटि में आती है और उसके कब्जे में भी है, परमानेंटली ले लेने के आशय से जब आप संपत्ति में गति उत्पन्न करते हैं तो आप चोरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दूसरे के कब्जे में संपत्ति नहीं है तो संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरे के कब्जे में नहीं है, मीनिंग देयर बाय
उसे जानकारी नहीं है कि उसके पास कोई संपत्ति है, चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, संपत्ति जंगम नहीं, स्थावर है, इमूवेबल है, चोरी नहीं हो सकती। परमानेंटली ले लेने का आशय नहीं है, चोरी नहीं हो सकती। और एक चीज हमने छोड़ दी, बेईमानी पूर्ण आशय से। ये सारी चीजें, लेकिन मेरा आशय बेईमानी का नहीं है, चोरी नहीं है। आप अपने दोस्त की बहुत सारी चीजें उससे बिना पूछे उठा लेते हैं, चोरी नहीं है। यानी ये कृत्य किन परिस्थितियों में चोरी बनेगा, ये विधायिका बता रही है। ठीक है, तो कानून में उन परिस्थितियों का बड़ा महत्व होता है जिन परिस्थितियों में कोई कृत्य अपराध बनता है, या कोई कृत्य दायित्व को उत्पन्न करता है, या कोई कृत्य दायित्व को समाप्त कर देता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या कहती, युक्त आशंका ये जब पैदा होगी तब राइट टू प्राइवेट डिफेंस पैदा होगा। और युक्त आशंका का मतलब आशंका ही है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वास्तविक तौर पर शरीर के लिए, संपत्ति के लिए कोई खतरा यह पैदा हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मियर एप्रीहेंशन इट इज सफिशिएंट। ठीक है, काहे के लिए, राइट टू सेल्फ डिफेंस को पैदा कर देने के लिए ये बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन आशंका मियर एप्रीहेंशन की कोटि का नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी रीजनेबल। रीजनेबल मीनिंग देयर बाय उन परिस्थितियों में उस प्रकार की आशंका उत्पन्न होने पर कोई भी व्यक्ति यही मानता कि उसके शरीर को या संपत्ति को हमले के कारण नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये स्थिति, ये शर्त पूरी हो गई है, राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हो गया। ये हम लोगों ने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भ में देखा था, और यही मापदंड संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा उसके संदर्भ में भी अपनाया गया है। लेकिन संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कुछ चीजें समझ लेने लायक है कि यह संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक है, आपके लिए जासूस हो जाने का लाइसेंस नहीं कि आप जासूस हो जाओ और आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग के नाम पर वो करना प्रारंभ कर दो जो लोक प्राधिकारियों का अधिकार है। इसलिए उसने कहा कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न तो उसी क्षण होगा जब युक्ति संगत आशंका इस ढंग की उत्पन्न होगी कि अगर हमले का प्रतिकार न किया गया तो संपत्ति को नुकसान होगा, और नुकसान की सूरत का होगा चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार, लूट या रात्रों गृह वेदन। उसे अलग से कह देना इसलिए जरूरी है, हालांकि वो गृह अत्याचार का ही गंभीरतम स्वरूप है। लूट भी चोरी का ही एक विशिष्ट स्वरूप है, लेकिन फिर भी उन्हें अलग से कह देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग आईपीसी में प्रवेश कर रहे हैं, बीएनएस में प्रवेश कर रहे हैं, अभी उन सेक्शन पर नहीं पहुंचे। जब पहुंचेंगे तब देखेंगे कि वो उन्हीं के गंभीर रूप है। लेकिन फिर भी मूल रूप से चोरी, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार, ये तीन अपराध सीआरपी बीएनएस में देखे गए हैं। उद्दापन भी कह लें क्योंकि लूट उद्दापन से भी होगा, जिनके अगेंस्ट आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया गया है। हाँ, शरीर की दशा में प्रत्येक अपराध के विरुद्ध आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस मिला है। कुछ के विरुद्ध मृत्यु कारित करने तक उसका विस्तार है, और कुछ का मृत्यु से भिन्न कोई अन्य हानि। तो जहां तक शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक है, यह उत्पन्न तो उसी क्षण हो गया, लेकिन यह तब तक बना रहता है जब तक कि क्या कहता है,
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिश्ते के विरुद्ध घाखंड पढ़ रहे हैं तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिश्ते करता रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रों गृहभेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक कि वह ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। हमने घा और वां खंड पहले पढ़े। अब का, ठीक है, खंड देखते हैं। का खंड संपत्ति के संकट की युक्त आशंका उत्पन्न होने पर राइट टू सेल्फ डिफेंस उत्पन्न होता है, यह कह रहा है। तो का, घा और वां, इनकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। खा और गा, इसकी बात कर, ठीक है। खा खंड कहता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युद्धृत होने तक, हो जाने तक बना रहता है। वो तो तीन बातें बता दी। चोरी के विरुद्ध, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार, ये तीन प्रकार के अपराध हैं जिनके विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको मिलेगा, ठीक है। और लूट, वो भी आगे लिखा है। लेकिन चूंकि लूट चोरी या उद्दापन का ही विस्तार है, इसलिए मुख्य रूप से खा खंड पर केंद्रित करेंगे। मुख्य रूप से जो बात को हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं वो खा खंड पर। वो कहता चोरी के विरुद्ध उत्पन्न तो तभी हो गया जबकि चोरी इसका युक्ति संगत खतरा, यह युक्त आशंका यह उत्पन्न हुई है। उत्पन्न तो तभी हो गया, बना कब तक? क्योंकि जब तक बना हुआ है तब तक अगर आप राइट टू सेल्फ डिफेंस में कुछ करेंगे और वो अधिकार के उपभोग की सीमा के बाहर जाएगा तो आपका इस प्रकार बाहर जाना आपके कृत्य के संबंध में है। जो आपराधिक दायित्व तो आप पर अधिरोपित किया जाएगा, क्योंकि आपको जो अधिकार मिला, जिस सीमा तक मिला, उसी सीमा तक उसका उपभोग आपको करना चाहिए था। आपने उससे अधिक उपभोग किया और दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, तो आप पर आपराधिक दायित्व तो आएगा, लेकिन यह दायित्व उस दायित्व से कम होगा जो होता यदि आप राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सीड करने की बजाय स्वतंत्र रूप से काम कर रहे होते, ठीक है ना। यानी अधिकार की सीमा से बाहर जाना आपके दायित्व के विस्तार पर अंतर ले आएगा, ठीक है। दायित्व, क्योंकि दंड एक दायित्व है, इसलिए दंड को हम दायित्व के नाम से पुकारते। तो अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस बना हुआ यानी उत्पन्न हो गया है और बना हुआ है और उस समय आप कुछ कर रहे हैं जो राइट टू सेल्फ डिफेंस के उपयोग की सीमा से बाहर जा रहा है, तो आप पर दायित्व आएगा, दांडिक दायित्व आएगा, किंतु उसका विस्तार प्रभावित होगा और आप पर दांडिक दायित्व कम रखा जाएगा, यानी वो आपके दांडिक दायित्व के विस्तार को प्रभावित करेगा। हम आपको कई बार मना कर चुके कि नीचे मत देखा करिए जब हम समझा रहे हैं। आप नीचे देखेंगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं लिखा है। हम जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखा देखकर अगर समझ में आया होता तो मेरी रिलीवेंस ही नहीं थी, ठीक है। बेर अगर खुद पढ़ लिया होता या पढ़ना आ गया होता तो फिर हम कहां थे? हम तो कहीं जरूरतें नहीं थी मेरी। इसलिए उसे मत देखिए, हमें देखिए। हमें देखने से मेरा मतलब हमें देखना नहीं है, मेरी बात पर ध्यान सेंट्रलाइज करिए, ठीक है। तो अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस बना हुआ है उत्पन्न होने के बाद और फिर आपने अधिकार की सीमा से बाहर जाकर काम किया,
और आपको ये बातें अभी बहुत छोटी लग रही, जब पहुंचेंगे हम हत्या पर तो यही बातें बहुत दिक्कत पैदा कर देंगी और कुछ नहीं आएगा उस समय। जैसे सीआरपीसी और बीएनएसएस में आपने उन सेक्शन पर इन्वेस्टिगेशन के ध्यान नहीं दिया, और अब हम जो बता रहे हैं कि व्हाट इंपैक्ट क्या हुआ मेनका गांधी का, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, तो चेहरे ऐसे होते हैं मानो पहली बार सारी बात बताई जा रही हो, ठीक है, क्योंकि वो जब वहां पर हम पहुंचेंगे तब फिर कुछ रिलेट ही नहीं करेगा, और इस समय सब यही लगेगा कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, इसमें क्या खास बात है, और ये बिल्कुल याद नहीं आएगी उस समय, ठीक है। इसलिए अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस उत्पन्न हो गया है और बना हुआ है और आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में काम किया, किंतु अधिकार की सीमा से बाहर चले गए आप, तो आपने अपराधिक कृत्य किया है, किंतु वह अपराधिक कृत्य उतना गंभीर नहीं माना जाएगा दंड के दृष्टिकोण से। यदि आपने स्वतंत्र रूप से वो अपराधिक कृत्य किया होता तो जितना गंभीर माना जाता उसकी अपेक्षा कम गंभीर माना जाएगा और आपको कम दंड मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो राइट टू सेल्फ डिफेंस था ये खत्म हो चुका था उस समय, जिस समय आपने काम किया, तो आपके द्वारा किए गए काम का कोई संबंध राइट टू सेल्फ डिफेंस है ही नहीं, और अब आपका काम सेपरेट एक्ट माना जाएगा, और सेपरेट एक्ट माने जाने के कारण से अब आप स्वतंत्र रूप से दंडित होंगे, ऐसे मानो आपने स्वतंत्र रूप से अपराध किया है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस कब समाप्त हो जाता है। यह जानना बेहद जरूरी इसीलिए होता है कि खत्म कब हो गया, और वो हम लोगों ने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में देखा था कि जब तक शरीर को ऐसा खतरा बना हुआ है तब तक बना हुआ है, लेकिन संपत्ति, इसके विरुद्ध जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला वो चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, लूट, इन अपराधों के संबंध में मिला रात्रोग्रह वेदन, और ये सब अपराध प्रकृति में अलग अलग हैं। इसलिए हर अपराध के विरुद्ध अकेले अकेले उसने ये बताया कि राइट टू सेल्फ डिफेंस इस पर्टिकुलर अपराध के किए जाने की दशा में कब तक बना रहता है, उसने अकेले अकेले बताया। और चोरी की दशा में वो ये कह रहा है कि जब तक अभियुक्त यानी चोर चुराई गई संपत्ति को लेकर पहुंच से बाहर न हो जाए तब तक ये बना हुआ है, और तब तक आप राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं अगर चोरी उन परिस्थितियों में की गई है जो परिस्थितियां 103 में वर्णित थी, तो मृत्यु कारित करने तक का राइट टू सेल्फ डिफेंस रहेगा, और उससे भिन्न परिस्थितियों में की गई तो मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपराध, ठीक है, यह कारित करने का राइट टू सेल्फ डिफेंस रहेगा। लेकिन जरूरी यह है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस बना हुआ हो जिस समय आप राइट टू सेल्फ डिफेंस के नाम पर काम कर रहे हैं, उस समय राइट टू सेल्फ डिफेंस हो है या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करना है। तो कहता है कि चोरी, इसके विरुद्ध अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हुआ है तो पहली स्थिति कि जब तक अपराधी चुराई गई संपत्ति इसके सहित पहुंच से बाहर नहीं हो गया है तब तक बना हुआ है। पहुंच से बाहर कब हो जाता है यह एक तथ्य का प्रश्न है। पहुंच से बाहर अपराधी हो गया है उसी क्षण मान लिया जाएगा जिस क्षण आप अपराधी कहां है ये जानकारी रखना बंद कर देते हैं। यानी आप पीछा कर रहे थे चोर का, अभी राइट टू सेल्फ डिफेंस बना हुआ है क्योंकि वो पहुंच से बाहर नहीं हुआ, पीछा कर रहे हैं, लेकिन चौराहा आया,
उससे पहले एक ट्रक आ गया और आपने ये नहीं जान पाया कि वो किधर चला गया। उसके बाद आपने किसी से पूछा, ठीक है, कि वो किधर गया, और उससे दी गई जानकारी के आधार पर उसे ढूंढ निकाला और फिर उसके विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज किया, तो आपने स्वतंत्र अपराध किया है, क्योंकि ढूंढने का कोई हक आपको नहीं दिया गया, आपको डिफेंस का हक दिया गया। ठीक है, पहुंच से वो बाहर हो गया था आपके, और जैसे ही पहुंच से बाहर हुआ वो चुराई गई संपत्ति के सहित, वैसे ही राइट टू सेल्फ डिफेंस खत्म। अब आपने डिटेक्टिव होने की विशेषताएं, अब आप जासूस बन गए हैं। ठीक है, और आपने जासूस की भूमिका अख्तियार कर ली है, और अब आप पता कर रहे हैं कि वो किधर भाग गया। और ये जासूस बनने का हक नहीं है, ये डिफेंस का हक है। आप पीछे थे, आपको दिखाई दे रहा था, यस, पूरा हक है आपको, पकड़ लीजिए उसको और छीन लीजिए चीज को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा, चोरी हुई है। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। मान लीजिए आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है, आप देख ही नहीं पाए, आप चोर के पीछे हैं ही नहीं। दूसरी सिचुएशन, आपको पता लग गया चोरी हो गई और आपने लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर ली, यानी थाने में रपट कायम हो गए, लौट रहे थे, चोर मिल गया। यद्यपि आपने चोर को देखा नहीं, लेकिन चुराई हुई चीज तो आपकी थी, आपने उसे पहचान लिया, और प्रथम दृष्टया यही माना जाएगा कि चुराई गई संपत्ति जिसके पास है वो चोर है। आपने पकड़ लिया उसको, नहीं, अब आप अनुमित नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, इसे पकड़ लेना कितना भी जस्टिफाइड माना जाए, लेकिन इसका कानूनी हक आपको नहीं है। जो कुछ जस्टिफाइड है उसे करने का हक आपको हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि दंड व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। उसमें बहुत हस्तक्षेप की इजाजत आपको नहीं मिल सकती। इस ढंग से हस्तक्षेप होगा सामाजिक व्यवस्था में। आप पुलिस वाले तो हैं नहीं, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, वो आपके 2 घंटा पर रखेगा, झगड़ा होगा, हो सकता है आपको ज्यादा चोट लग जाए। ठीक है, अब आपको कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। ठीक है, और आपको उसे गिरफ्तार करने का भी कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी की धारा 43 थी जो बीएनएस में हो गई होगी कुछ 44, 45, 46 जो भी हुई हो। वो क्या कहती थी कि जब प्राइवेट पर्सन की उपस्थिति, इसमें क्या हो रहा हो, संज्ञेय और अजमानती अपराध हो रहा हो, तब आपको गिरफ्तार करने का हक था। जहां तो अपराध हो चुका है, नो डाउट द ऑफेंस व्हिच हैज बीन कमिटेड बाय दैट पर्सन, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉट बेलेबल, बट दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट, वो हो चुका है। नाउ दैट इज नॉट इन कंटिन्यूएशन, that is why you cannot exercise that right which you have against such type of act. आप नहीं कर नहीं सकते, ये भले ही कितना भी जस्टिफाइड दिखता हो, बट यू कांट। ठीक है, या तो पोजीशन ये होती है कि आप चोर का पीछा कर रहे होते और आपने उसे पकड़ लिया होता, तो बात अलग थी। अगर वो पहुंच से बाहर हो गया तो भी अधिकार सीज हो गया। आपने लोक प्राधिकारियों की सहायता
ये प्राप्त कर लिए, अब भी सीज हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही ये जस्टिफाइड दिखता हो। और या फिर संपत्ति प्रतिउद्धृत हो गई हो, यानी चोरी कर ही रहा था और आप आ गए। यहां जो प्रतिउद्धृत करना करना लिखा है उसका अर्थ यह है ढूंढकर प्रतिउद्धृत करना नहीं। क्या लिखा है उसने? प्रतिउद्धृत कर ली गई हो। प्रतिउद्धृत की अंग्रेजी क्या? रिकवर कर ली गई हो। ठीक है, रिकवर कर ली गई हो, यह नहीं लिखा ढूंढकर रिकवर कर ली गई हो, यह नहीं लिखा है। सिर्फ इतना कि चोरी के विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस 3 बातें जब तक चल रही हैं तभी तक बना हुआ है, उसके बाद नहीं। रिकवरी ये हो गई है, इसका मतलब ये हुआ वो चोरी कर ही रहा था और तुम आ गए और तुमने उससे संपत्ति छीन ली। आपने अपराध नहीं किया। यदि आप उचित रूप से राइट टू सेल्फ डिफेंस जो संपत्ति के संबंध में आपको प्राप्त है उसकी सीमाओं में बने रहे, आपने कोई अपराध नहीं किया, और अगर उससे बाहर चले गए, ठीक है, तो अपराध तो किया लेकिन उसका विस्तार उतना नहीं होगा जितना होता यदि राइट टू सेल्फ डिफेंस न होता। इसलिए जानना जरूरी है कि वो सीज कब कर जाता है, खत्म कब हो जाता है। तो 3 स्थितियां बताई गई, और यहां रिकवरी का मतलब रिकवरी है, ठीक है, ढूंढ कर रिकवरी ये नहीं है। ठीक है, बाई चांस चोर के घर में घुसते समय, ठीक है, लोहे की ग्रिल लग गई थी और उसके खून निकलने लगा था, और खून के निशान, ठीक है, बन गए थे। आप जब आए तो खून के निशान देखते देखते उसके घर पहुंच गए, और आपने संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करके उसके घर में घुसे आप और संपत्ति रिकवर कर ली। आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं। आपने गृह विचार किया, जो भी आपके कार्यों से अपराध बनते हो वो सारे किए हैं आपने, क्योंकि इस समय राइट टू सेल्फ डिफेंस सीज कर चुका था, ना तो आप पीछा कर रहे थे। ठीक है, लोक प्राधिकारियों की सुरक्षा आपने प्राप्त नहीं की तो आपका विषय, और अब आपने प्रत्युद्धृत नहीं किया है, ढूंढकर प्रत्युद्धृत किया है, और ढूंढकर प्रत्युद्धृत होने का कोई हक आपको प्राप्त नहीं है। आप ढूंढकर प्रत्युद्धृत नहीं कर सकते। कुछ विद्वान हो सकता है कमेंट में आकर के बेवकूफी की बात करने लगे तो उन पर ध्यान नहीं देना है, मेरी ही बात एकदम ठीक है। ठीक है, पूरे विश्वास और पूरी गंभीरता से हम करें, मेरी ही बात ठीक है। ठीक है, कोई मूर्ख महोदय कहीं और आपको कुछ बताए तो उसे बिल्कुल मत मानिएगा। ठीक है, कुछ हो सकता है कमेंट में आके कुछ विद्वता झाड़े तो उनकी भी नहीं सुननी है, उन्हें अपनी विद्वता के साथ जीने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही यही है, प्रत्युद्धृत करना लिखा है, मीनिंग देयर बाय एट स्पॉट, ऑन स्पॉट, रिकवर हुआ तो हुआ, ढूंढ कर रिकवर करना ये नहीं शामिल है। और अगर आपने ढूंढा और रिकवर करने की कोशिश की तो आप अपराधों को करने के दोषी ये हो जाएंगे, क्योंकि अब राइट टू सेल्फ डिफेंस सीज कर चुका है चोरी के विरुद्ध। तो चोरी के विरुद्ध आपको ये जानने की जरूरत इसीलिए, और इसीलिए हमने कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी अंतःचेतना उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाला शिक्षण है। आपको ये लगता है कि अरे वाह हमारी चीज चोर लिए हुए हमें मिल गया और हम कुछ नहीं कर सकते उसका, तो कानून आपकी अंतःचेतना के मुताबिक नहीं बना है। कानून सोसाइटी में शांति बनाए रखने के लिए बना है, और इन द ब्रॉड सेंस देखेंगे तो वो आपके हक में ही है, क्योंकि अगर आपको रिकवर करने की इजाजत दी जाए तो हो सकता है आप ज्यादा चोट खा जाओ।
जो हुआ सो तो हुआ ही है, उससे ज्यादा भी नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि वो तो दुष्ट व्यक्ति है ही, उसने तो चोरी की है। आप भी हो सकता दुष्ट ही हो, लेकिन यहां पर माना यही जाएगा संदर्भों में कि आप उसके मुकाबले कम दुष्ट हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकते आप दुष्टता में। और आप भले ही कर लो व्यक्ति विशेष के रूप में, जो विधायक गण हैं जिन्होंने कानून बनाया है, वे कम से कम इसी मत के रहेंगे कि समाज के अधिसंख्य लोग ऐसी दुष्टता का सामना कर नहीं पाएंगे। इसलिए राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको वहीं तक दिया, चोरी के अगेंस्ट, ठीक है, प्रत्युद्रत करना वहीं तक आपको बना हुआ है। और काखंड इसे तो कहने की भी जरूरत नहीं है कि उसी क्षण प्रारंभ होता है जबकि युक्त आशंका उत्पन्न होती है। खाखंड आपको, क्योंकि सीधा उसने लिखा यह संपत्ति प्रत्युद्धृत हो जाने तक बना रहता है, बस ढूंढकर प्रत्युद्धृत हो कर लिए जाने तक बना रहता, ऐसा नहीं लिखा है। और आपकी किताब में भी व्याख्या इसी ढंग से, ठीक है। आगे कहता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बने रहते हैं जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपाधि या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपाधि का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। लूट के विषय में बता रहा है। जब हम लोग लूट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लूट चोरी या उद्दापन से बनेगी, और चोरी से जब लूट बनेगी तो कहेगा कि जबकि अपराधी क्या करता है, चोरी करने में, चोरी करने के लिए चुराई गई संपत्ति को ले जाने के लिए या ले जाने में किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करता है, मृत्यु कारित करता है या उसे उपाधि कारित करता है, या सदोष अवरोध मृत्यु या उपाधि का भय कारित करता है, तो वो लूट करता है, ठीक है। सदोष अवरोध मृत्यु या उपाधि का भय कारित करता है। और चोरी अगर वो सदोष अवरोध मृत्यु या उपाधि की तैयारी करके करता है किंतु भय कारित नहीं करता, तैयारी सिर्फ करता है, तो उसका कार्य चोरी ही बना रहता है, जो पिछली आईपीसी की धारा 382 में दंडनीय था। धारा 382 कहती थी कि ऐसी परिस्थितियों में चोरी जिसमें चोर उपाधि की, सदोष अवरोध की या मृत्यु की तैयारी किए हुए है, उस तैयारी का उपयोग नहीं कर रहा है और तैयारी का उपयोग शुरू कर दिया, यानी भय कारित करना शुरू कर दिया, या फिर अवरोध मृत्यु या उपाधि कारित कर दी, तब लूट है, तब लूट हो गई। और लूट कैसे? चोरी के माध्यम से। और संख्या उन व्यक्तियों की जो लूट कर रहे हैं या मौके पर उपस्थित होकर लूट में सहयोग दे रहे हैं, उनकी अगर 5 या 5 से अधिक हो गई तो डकैती हो गई। और उद्दापन लूट को कब गठित करेगा, ये हम लोग जब लूट उद्दापन पर पहुंचेंगे तो देखेंगे। कहेगा कि जब आप व्यक्ति को क्या करेंगे, कोई क्षति कारित करने की धमकी देंगे, और वो क्षति किस प्रकार की होगी? तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाधि और तत्काल सदोष अवरोध की। क्योंकि तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाधि, तत्काल सदोष अवरोध, और इस प्रकार की धमकी देने के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि जो धमकी दे रहा है और जिसे धमकी दी जा रही है वो दोनों इतने निकट हों कि जिसे धमकी दी जा रही है वो ये विश्वास कर सके कि वाकई अगर हमने इसकी धमकी के अनुरूप काम न किया तो ये मेरी तत्काल मृत्यु कारित कर देगा। अगर इतनी निकटता दोनों में नहीं है तो तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाधि, तत्काल सदोष अवरोध का भय दूसरे में हो ही नहीं सकता। कोई अगर दुबई में बैठ के हमें यहां धमकाए कि हम तुम्हारी मृत्यु कारित कर देंगे,
तो मृत्यु कारित करने का भय तो वो कारित कर रहा है, लेकिन तत्काल मृत्यु की भय, तत्काल मृत्यु का नहीं कारित कर रहा। तत्काल कैसे कर दोगे? मृत्यु कारित कर सकते हो, लेकिन तत्काल थोड़ी है। अगर तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत, तत्काल सदोष अवरोध, इसका भय कारित हो रहा है, और फिर इस प्रकार भय में डाला गया व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो भय कारित कर रहा है अपनी कोई वस्तु उठाकर दे दे, तो इसे उद्दापन द्वारा लूट बोला जाता है। ठीक है, यह उद्दापन द्वारा लूट है। और वहां स्पष्टीकरण में कहेगा कि इन दोनों व्यक्तियों में निकटता जरूरी है, जो धमकी दे रहा है और जिसे धमकी दी जा रही है। और यह स्पष्टीकरण में लिखा है, स्पष्टीकरण में न भी लिखा हो तो भी बात यही रहेगी, क्योंकि तत्काल मृत्यु का भय कारित हो ही नहीं सकता दोनों में निकटता के बिना, इसलिए बात यही रहेगी। तो कहता लूट अगर हो रही है तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब पैदा हुआ? जब युक्त आशंका पैदा हो गई कि मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध मेरा हो सकता है। ये जैसे ही युक्त आशंका पैदा हुई, राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हो गया है। कब तक बना हुआ है यह देखना है। तो लूट के विरुद्ध कहता है जब तक तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध, मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध यह होता रहे या इसका भय उत्पन्न किया जाता रहे, जब तक आप तमंचा ताने खड़े हैं, है ठीक है, जब तक ऐसा होता रहेगा कि उसमें भय कारित होता रहे, तब तक यह बना हुआ है। और आपसे 103 ही, वो सॉरी 103 हम पुराने सेक्शन बोलने लगे, ठीक है, आपसे ये 43 सेक्शन ही पूछा जाएगा, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। और ऐसे ही पूछा जाएगा कि फला चोरी के विरुद्ध कब तक बना रहता है, लूट के विरुद्ध कब तक बना रहता है, रात्रों गृहभेदन के विरुद्ध कब तक बना रहता है, रिष्टि के विरुद्ध कब तक बना रहता है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा सवाल आपसे ऐसे किया जाएगा कि आपको आए नहीं। आपकी मान्यता भले ही हो कि कंपटीशन आपको सेलेक्ट करने के लिए कराया जा रहा है, सही स्थिति यह है कि कंपटीशन आपको भगाने के लिए आयोजित हो रहा है, क्योंकि एक अनार है और 100 बीमार हैं, तो 99 को हटाना है। और 99 को हटाने में हम ऐसे तरीकों का प्रयोग नहीं कर सकते कि 100 के 100 लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता नहीं मिली, ऐसा कहा जा सके। ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा पेपर हम बनाएंगे कि आप कर ही ना पाओ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सवाल हम किस ढंग से पूछें कि आप उसका जवाब ना दे पाओ। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन को हर एंगल से समझ लेना जरूरी होता है और उसकी हर बात को समझ लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो लूट के विरुद्ध तब तक बना हुआ है। और रिष्टि के विरुद्ध कहता संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिष्टि दोनों की बात कर रहा है, तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। हम आपके घर में कब तक आपराधिक अत्याचार कर रहे हैं? जब तक हम आपके घर में घुसे हुए, बने हुए या घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब तक आपराधिक अत्याचार हो रहा है। रिष्टि जब तक हम तोड़ रहे हैं मकान, तब तक, या आपकी किसी वस्तु को या आपकी किसी वस्तु के प्रति ऐसा काम किए जा रहे हैं लगातार जिससे उसके मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ रहा है या उसकी उपयोगिता नष्ट या कम हो रही है, जब तक ये काम चल रहा है तब तक रिष्टि का अपराध जारी है। और इसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस ये भी मिला हुआ है। जैसे ये काम खत्म हुए, आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस खत्म, फिर ना तो आप लुटेरों को पकड़ सकते हैं, ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये डिफेंस के लिए है। ठीक है, हक ये डिफेंस के लिए है, आपको कोई अतिरिक्त अधिकार देने के लिए बिल्कुल नहीं। आपको कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देना है, आवश्यकता जनित अधिकार ये देना है। आवश्यकता है, चूंकि इसकी
लोक नीति यह कहती है कि हमने संपत्ति अर्जित की और मेरी ही आंखों के सामने आप इसे ले जाओ और हम कायर पुरुषों की तरह देखते रहें, ये बात कुछ नहीं जमती। इसलिए आवश्यकता जनित अधिकार है और ये वहीं खत्म जहां आवश्यकता खत्म। उसके बाद जो व्यवस्था के नियामक हैं वे ही अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, आप नहीं। और उसके लिए लोक प्राधिकारी हैं, उनके पास आप जाइए, वही करेंगे। ठीक है। गृह भेदन के विरुद्ध कहता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रों गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार बना रहता है। तो हमने आपको बताया था कि गृह भेदन ये गृह अतिचार की सबसे सीवियर फॉर्म है। ठीक है, इसमें गृह अतिचार ही होता है, लेकिन पहले इसकी परिभाषा 445 आईपीसी में दी गई थी। उसमें 7-8 तरीके बताए हैं। उन तरीकों में से किसी एक से अगर आप किसी के घर में प्रवेश पाते हैं या निकल आते हैं तो आप गृह भेदन करते हैं, और यदि ये रात में है तो रात्रों गृह भेदन करते हैं आप, ऐसा बोला जाता है। तो जब भी आप रात्रों गृह भेदन करेंगे तो अतिचार होगा ही होगा, और वो अतिचार गृह अतिचार की श्रेणी का होगा, उस कोटि का होगा। तो जब तक रात्रों गृह भेदन इससे प्रारंभ हुआ गृह अतिचार चलता रहता है, तब तक आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस बना रहता है, जब तक चलता रहे। लेकिन जब तक आप घर में बने हुए हैं या घर से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे रास्तों से, जिन रास्तों से निकलना या घर में प्रवेश करना गृह भेदन की कोटि में आता है, तब तक ये अधिकार बना हुआ है। और इसके प्रयोग में, क्योंकि रात्रों गृह भेदन के विरुद्ध मृत्यु पारित करने तक का राइट टू सेल्फ डिफेंस है, तो आप मृत्यु पारित करने तक या अन्य कोई अपहानि कारित करने तक के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 43। और आपको बेयर भी याद करना है। बेयर का याद करने से आप क्षम्य नहीं है। और हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि इसको याद करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है कि 1 से लेकर 20 तक एक दिन याद करिए, 20, ठीक है, उसे लगातार दोहराइए, फिर 21 से 30 कर लीजिए, और फिर 1 से 30 तक लगातार दोहराइए, तभी ये याद होगा। और बेयर याद करना आवश्यक है यदि आप किसी कंपटीशन में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो वो भी करना ही करना। और बेयर याद नहीं होगा जब तक कि आपको बेयर में जो लिखा है उसकी संकल्पना ये क्लियर नहीं होगी, वो याद ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए संकल्पना क्लियर होना यह भी जरूरी है और याद करना भी आवश्यक है, दोनों काम करने हैं। अब राइट टू सेल्फ डिफेंस का वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा आवश्यकता जनित है। यहां क्या करा, अब आपके शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रति विधि कितना संवेदनशील है ये दिखाई देता है इस सेक्शन में 44 में। कहता घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। आपसे हमने पहले ही कहा था राइट टू सेल्फ डिफेंस आवश्यकता जनित है, और यह आवश्यकता क्यों पैदा हुई है इस पर विचार नहीं किया जाता। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, यह संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, इसकी जरूरत आन पड़ी है। वो जरूरत क्यों आन पड़ी है इससे मतलब नहीं, वो ऐसे व्यक्ति के कार्यों के कारण आन पड़ी है जो अपराध कर सकता है, वो ऐसे व्यक्ति के कार्यों के परिणाम स्वरूप आन पड़ी है जो अपराध नहीं कर सकता है, वो ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपराध कर सकता है या नहीं कर सकता उनके कार्यों के कारण आन पड़ी है। और अगर हम राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग करें तो निर्दोष व्यक्ति को नुकसान हो जाने की संभावना है, तो भी आपको कानून यह हक दे रहा है। तो कानून आपके शरीर की बड़ी इज्जत कर रहा है। ठीक है, कानून आपकी संपत्ति की बड़ी इज्जत कर रहा है। तुम अपनी इज्जत भले ही ना करो, लेकिन कानून आपकी शरीर की और संपत्ति की बड़ी इज्जत करता है। भगवान भी आपके शरीर की और संपत्ति की बड़ी इज्जत करते हैं।
वो भी आपके अंतस में प्रवेश नहीं करते जब तक आप उन्हें बुलाते नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं कि वे बड़े कठोर हैं, इसलिए भी नहीं कि आपके न बुलाने से, बुलाए बिना अगर आपके शरीर में या आप में वो आएंगे तो उनकी कोई प्रतिष्ठा घट जाएगी, या तुम्हारे बुलाने से उनकी कोई प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं। वो तुम्हारे शरीर की इज्जत करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम बुलाओगे तो ही आएंगे, नहीं बुलाओगे तो ठीक है, जन्मों जन्मों प्रतीक्षा करेंगे। वो दयालु हैं, वो चाहते हैं तुम बुलाओ, वो चाहते हैं हम आ जाएं, लेकिन जन्मों प्रतीक्षा करेंगे, तुम्हारे बिना बुलाए नहीं आएंगे। तुम खुद की इज्जत करो ना करो, ठीक है, लेकिन बाकी लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, कानून भी करता है। ठीक है, और वो बात इस सेक्शन में कही गई है, कहता है जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है। हमले से मृत्यु की आशंका, अन्य अपहानि नहीं, मृत्यु की आशंका। यही पूछा जाएगा कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम सहन करने के बाद भी राइट टू सेल्फ डिफेंस किन परिस्थितियों में उपलब्ध है। तो अगर आपकी मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित हो रही है तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक है। जोखिम उठाने तक, निर्दोष व्यक्ति को अपहानि कारित करने तक नहीं कहा उसने, निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम उठाने तक। एक ही स्थिति, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए यह नहीं दिया गया क्योंकि संपत्ति निर्दोष व्यक्ति के जीवन से मूल्यवान नहीं हो सकती, और आपका जीवन भी मूल्यवान है। इसलिए भले ही निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम है, और जोखिम में जरूरी नहीं है कि उसे अपहानि हो ही जाएगी, तो भी अगर आपकी मृत्यु हो जाने की आशंका यह पैदा हुई है, कम्युनल वायलेंस हो रही है, और जो कम्युनल वायलेंस करने वाले लोग हैं वो बच्चों के पीछे हैं, स्त्रियों के पीछे हैं, और गोली चला रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाने का जोखिम है, और गोली हम चलाएं प्रत्युत्तर में तो बच्चे या स्त्रियों में से भी कोई मर सकता है, लेकिन हम उन्हें मारने के लिए, न कि स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने के लिए या उन्हें अपहानि करने के लिए गोली चला रहे हैं, और उससे अगर उन्हें भी चोट लगती है तो भी कोई, क्योंकि कार्य साधक स्थिति ऐसी है, ऐसी स्थिति है, हम ऐसी स्थिति में पड़ गए कि प्रतिरक्षक कार्य साधक रूप से बिना निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम उत्पन्न किए अपनी प्रतिरक्षा कर ही नहीं सकता, तो फिर निर्दोष व्यक्ति की अपहानि कारित करने तक इस जोखिम का विस्तार है। दृष्टांत कहता है का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, यही दृष्टांत रखा होगा पेपर में, खूब पूछा जाता है। भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया, भीड़ में सब दोषी नहीं है, ठीक है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे बालकों को अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन बालकों में से किसी बालक की अपहानि कारित कर दे तो उसने कोई अपराध नहीं किया, और वो अपहानि कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी ये नहीं लिखा है, कितनी भी बड़ी हो अपहानि कर देता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, भले ही अपहानि इतनी बड़ी हो कि निर्दोष बालकों की मृत्यु हो जाए तो भी उसने कोई अपराध नहीं किया। ये जनरल एक्सेप्शन खत्म, ठीक है। अब सही मायनों में बीएनएस शुरू होगी, क्योंकि बीएनएस, ठीक है, इसलिए अपराधों का वर्णन कहां से मिलेगा, जब किए गए कृत्य प्रसिद्ध और दंडनीय हो जाए। अब उन कृत्यों का वर्णन मिलेगा जो प्रसिद्ध और दंडनीय होंगे, ठीक है। पहली बार दुष्प्रेरक के दंड की व्यवस्था होगी जो आईपीसी में 109 में होती थी, इसीलिए कहते थे आईपीसी में अपराध कहां से वर्णित है, 109 से वर्णित थे। यह प्रश्न बनता था प्री में कि अपराधों का वर्णन आईपीसी में कहां है, तो 109 से शुरू होते थे अपराध। अब अपराधों के विषय में हम लोग बात करना शुरू करेंगे, तो पहला चैप्टर दुष्प्रेरण का आएगा, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।